नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 हम कर रहे हैं आजकल, और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो आप देखें, उनको समझें। यदि आपको कोई समस्या है उनमें तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप इसको समझिए अभी। यदि कोई आपको फिर भी परेशानी होती है तो आप उसे बताएं। तो डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम क्या है? प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी लेकर या आर त्रिज्या लेकर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र O है, और इस पृष्ठ के अल्पांश पृष्ठ के किसी भाग पर, एक अल्पांश भाग है पृष्ठ का, यहाँ ले लें, तो हमने यहाँ ले लिया पृष्ठ के किसी भाग अल्पांश पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर है। तो इसको हम लिखेंगे, तो लिखें प्यारे बच्चों। इसको माना प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी लेकर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र O है। इसके पृष्ठ के किसी अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर पर बिंदु P व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। समझे बच्चों? प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी लेकर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिसके पृष्ठ के, और जिसका केंद्र क्या है? केंद्र O है। इसके पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल dA पर कोई बिंदु P और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में, dA वेक्टर और E वेक्टर, तो इनके बीच में कोण कितना होगा? 0 अंश होगा। तो ये भी हम लिख लेंगे, dA वेक्टर व E वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू 0 अंश है। तब अब हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे इस छोटे से भाग से, और यदि हमको इस छोटे से भाग से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा तो हम टोटल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। उसके लिए हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा है, क्या करेंगे? उसका समाकलन कर देंगे। तो पहले हम इस छोटे से भाग से निकालेंगे। तब अल्पांश भाग dA से
डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? तो कितना फ्लक्स होगा? डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट क्षेत्रफल कितना है? डी ए वेक्टर ई वेक्टर, चाहे मैं यहां ले लूं चाहे मैं यहां ले लूं, इसके किसी भाग पर ले लूं, ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, एक लाइन और बढ़ा लें आप, कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 0 अंश है, इसको यहां लगाएंगे तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों? कॉस 0 मान कितना होता है? 1, तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से निकालूं मैं तो समाकलन करेंगे उसका, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, इसका जो क्षेत्रफल लिया हमने वो क्या है? ए, ई क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बंद है, ए डी ए, तो इसको लिखेंगे हम ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। फाई ई इक्वल टू ई इंटू इसका जो मान होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको यहां लिखूं मैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट नोट करें प्यारे बच्चों यहां तक। अब ये क्या है हमारी हेडिंग? गॉस की प्रमेय के आधार पर, तो गॉस की प्रमेय के आधार पर, तो गॉस की प्रमेय का यहां पर प्रयोग होना चाहिए, तो लिखेंगे हम गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है आप जानते हैं, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई यहां से प्राप्त होगा मुझे 1 अपॉन, भाग में चला जाएगा ये, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे? वैद्युत क्षेत्र, तो इसको समीकरण क्या मानेंगे हम? 3। यदि मैं ये मानूं कि इस अल्फांश भाग पर या बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, जब यहाँ पर Q नॉट स्थित होगा फिर इस पर इसके कारण एक बल आरोपित होगा, उसे हम कहते हैं वैद्युत बल। तो लिखें यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, स्थित हो, ये करो, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित हो, तब F इक्वल टू
क्यू नॉट ई। वैद्युत बल आप यहां से निकाल सकते हैं इस तरीके से, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो F इक्वल टू क्यू नॉट E, इसको समीकरण मैंने माना 4। समीकरण 3 से E का मान समीकरण 4 में रखने पर F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो यही है कूलाम का नियम। हो गया कंप्लीट हमारा। ये डेरिवेशन आपके समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। यदि फिर भी आपको इसमें कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है।